Good morning, student, and welcome in business studies class of 18th November 2020. And today we shall start a new chapter, that is chapter number 5, and that is emerging modes of business. As you know, the half yearly syllabus is till chapter 6, यानी आपको chapter 6 तक पढ़ना है. chapter 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारा फॉर्मेशन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी बाकी है. पार्टनरशिप तक उधर हम लोगों ने पढ़ा है और वहाँ पर हमारा चैप्टर 2 में पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 बाकी है, जिसको कि हम लोग आगे करेंगे. पहले हम लोग चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 पढ़ लेते हैं. तो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. इमर्जिंग का मतलब होता है उदित. उदित यानी वह कौन सा तरीका है, नया तरीका या उदीयमान जिसको बोलते हैं हिंदी में, उदीयमान. उदीयमान यानी कौन सा जो नया, जैसे इमर्जिंग प्लेयर होता है यानी कौन सा नया प्लेयर इमर्ज हुआ यानी उदय हुआ. ठीक उसी प्रकार वह कौन सा बिजनेस का तरीका है जो आज के ज़माने में उदय हुआ, एंड दैट इज हम लोग सभी को जानते हैं, दैट इज नोन एज ई बिजनेस. ई बिजनेस और ये ई मनी, ई ट्रांजैक्शन, ये सब अभी के ज़माने में ये सब उदय हो रहा है. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखिए चैप्टर का क्या है. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू स्टेट द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग एज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस, जो कि आप लोग में से बहुत कोई करते भी होंगे, ऑर्डर देकर अमेजन से खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं. फिर ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या अंतर है, बिल्कुल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. देन स्विचिंग ओवर टू इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम लोग चले जाएं यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में चेंज करें. पहले एक ऐड भी आता था कि मिठाई का दुकान है और वो ई बिजनेस की तरफ जा रहा है, तो वो ऑर्डर जो है वो इंटरनेट के माध्यम से लेगा, उसका डिलीवरी भी करेगा. तो अगर हम उस तरफ स्विच करें तो हमें क्या लाभ होगा, तो डेफिनेटली हमारा मार्केट बढ़ जाएगा, है ना. मान लीजिए हमारा मिठाई का दुकान है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन कोई बहुत ऐसा बूढ़ा व्यक्ति है कि जो घर से निकलने में असहाय है, नहीं निकल पाता है, उसको खाने का मन करते रहता है लेकिन वो खा नहीं पाता है, तो वो अब अपने मोबाइल के माध्यम से ऑर्डर दे सकता है और उसको जो है घर पे ही वो डिलीवरी मिल जाएगा. लेकिन अगर ये ऐसी सुविधा ना होती तो उसको खाने का मन करने के बावजूद भी, उसके पास पैसा रहने के बावजूद भी वो मिठाई को नहीं खा पाता है. या मिठाई या आप मेडिसिन में भी ले सकते हैं या कोई भी ज़रूरत का सामान जो उसको चाहिए. तो जैसे ही हम स्विच करते हैं, स्विच ओवर करते हैं ई बिजनेस की तरफ, वैसे ही हमारा डिमांड बढ़ जाता है. तो जो पहले बार जब इसका जो कॉन्सेप्ट लाया तो सोचा क्या है, अमेरिका में हुआ था शायद, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जेफ बेजोस है शायद ना, ऐसा कुछ है, कि उसको लगा कि हम लोग ई बिजनेस की तरफ मूव करते हैं. तो उसके मम्मी पापा और उसके पड़ोसी ने बोला कि ये कैसा तरीका है, ये तो लोग पसंद ही नहीं करेंगे कि आपका स्पेस में यानी कि इंटरनेट में ही आपका सामान को देखेंगे और ले लेंगे. लेकिन आप देखिए आज के ज़माना में क्या है, तो आप समझ सकते हैं उस चीज़ को. नंबर आइए, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्म्स इनिशिएशन टू ई बिजनेस, यानी ई बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहेगा ये भी पता चल जाएगा. आइडेंटिफाई मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स. अब आपको देखिए कि आज के ज़माना में जो बैंक फ्रॉड्स हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा गहन चिंता का विषय है कि हम किस तरह से इसको बचेंगे. तो इसके बचने के लिए बीच बीच में जो है कुछ कुछ वीडियो हमारे ग्रुप में भी दिया जाता है, और इसका सबसे अच्छा मैं साधन बताता हूँ कि आप अपने मम्मी और पापा किसी को भी जो भी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करता हो या ऐप का इस्तेमाल करके बैंकिंग का काम करता हो, उसको आप ये सलाह दे सकते हैं कि किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को ना अपना ईमेल आईडी दें जो कि आपका बैंक से रिलेटेड है, ना आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, ना आईएफएससी कोड, ना ब्रांच कोड, ना फ़ोन नंबर, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड. आधार कार्ड और पैन कार्ड तो बिल्कुल नहीं दें, किसी को भी नहीं दें, क्योंकि आज के ज़माने में पता नहीं कौन आपके इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और हमें पता भी नहीं. तो ये चीज़ से आप बचें. मान लीजिए आप सिम खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पे आपका सीधे डिमांड करेगा भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड ले आओ या आधार कार्ड ले आओ. ये आधार नंबर आप लोग जानते हैं कि आज के ज़माना में सारे बैंक अकाउंट से अटैच्ड है, पैन कार्ड भी अटैच्ड है. तो इस चीज़ का
इस्तेमाल करके वो आपका क्लोन अकाउंट बना सकता है और उस क्लोन अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। उसमें उस आदमी का फ़ोन नंबर रहेगा, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा और आपका सारा जो है पैसा उड़ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का, ये आप आधार बेस्ड OTP हो, चाहे आपके मोबाइल पे जो भी OTP आए आपको कोई शेयर करने बोले, चाहे आपका पिन नंबर या ATM कार्ड का नंबर या उसका एक्सपायरी पीरियड या उसका CVV नंबर, कुछ भी पूछे, आप ऐसी जानकारियां जो है किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें, अपने दोस्तों तक को ना दें। ये सब आपकी गुप्त जानकारियां, उसे अपने पास रखें, तब तो आप सुरक्षित रहिएगा। दूसरी बात की और भी मैंने देखा है कि अपना मोबाइल फ़ोन कभी भी किसी गैर के हाथ में न दें, चाहे कोई भी आवश्यकता हो, अपना मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें। और ऐप्स का जो डाउनलोड आप करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वो ऐप्स का जो डाउनलोड आप कर रहे हैं वो भी जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं उसके बारे में पूरा पता कर लें, उसका सिक्योरिटी, उसका फीचर्स और उसका कितना साइज है, वो सारा देख के डाउनलोड करें। कोई भी अचानक से आपको कोई ऐप डाउनलोड करने बोले तो आप बिल्कुल ना करें, हो सकता है कि वो आपका मोबाइल का सारा डेटा आपको वो ऐप जो है ट्रांसफ़र कर दे। तो ये एक हुआ, ये भी एक पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट आपको डिस्कस द नीड फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO के बारे में हमें पढ़ना है इसमें, जो कि कॉल सेंटर जॉब हम लोग जानते हैं। BPO को हम लोग जानते हैं कॉल सेंटर के नाम से, आप सुने होंगे कि दिल्ली, कोलकाता महानगरों में, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई जैसे शहरों में जो है कॉल सेंटर बहुत चलता है। तो ये BPO ही है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं। इसके साथ आपको KPO भी पढ़ना है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आपको अप्रिशिएट द स्कोप ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आपको ये भी पता करना है कि आपको BPO का से क्या क्या लाभ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में पढ़ना है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारे बच्चे इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा खुद। तो आज के ज़माना में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी कोई मोबाइल से, अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, मशरक जैसे एरिया में भी लोग मंगाते हैं। हमारे सामने ही बहुत सारा दुर्गा पूजा का शॉपिंग हुआ है अमेज़न या फ्लिपकार्ट से। हमारे घर में भी कुछ सामान आया है। बिजनेस को अब हम लोग देखते हैं कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, if the term business taken to mean a wide range of activities comprising industry, trade and commerce, e-business may be defined as the conduct of industry, trade and commerce using the computer networks। मतलब मतलब हो गया इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, E stands for इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब हो गया बाय यूज़ ऑफ कंप्यूटर। ये सारा चीज़ें अगर हम लोग बिजनेस एक्टिविटी जितना भी अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं या कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहता है, तो ये बिजनेस है। मान लीजिए आप ओला पे आप जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, तो अभी आपका मैप्स, गूगल मैप्स का है, आप लगा दीजिए डेस्टिनेशन का नाम, वो पूरा रास्ता बता देगा कि आपको ऐसे जाना है, और ये भी बता देगा कि कहाँ पर कितना ट्रैफिक है, अमूमन कितना 8 बजे कितना ट्रैफिक होता है, तो आप इस रास्ते से जाइएगा तो आपका इतना समय बचेगा, दूरी ज़्यादा है, सारा चीज़ बता देगा। वो भी जो ओला आपको टैक्सी ही चला रहा है, आप टैक्सी के पीछे ही बैठे हुए हैं, परंतु वो बिजनेस कर रहा है क्योंकि वो कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो आपको बिजनेस हो गया। अब ये बिजनेस वर्सेस कॉमर्स, ये क्या होता है कि बिजनेस क्या है और कॉमर्स क्या है। थ्रू मैनी अ टाइम द टर्म बिजनेस एंड कॉमर्स आर यूज इंटरचेंजेबली, यानी कि बहुत आपस में बदल कर इसको इस्तेमाल करते थे, यानी एक ही शब्द लोग समझते हैं इसको, कॉमर्स और बिजनेस। Yet more precise definitions would distinguish between the two, just as the term business is a broader term than commerce। यानी कॉमर्स जो है हम लोग पढ़े भी हैं, बिजनेस में इंडस्ट्री और ट्रेड आता है, इंडस्ट्री आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स आता है। इन कॉमर्स में क्या है कि आपको पॉइंट ऑफ कंजम्पशन से पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेके पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक, ये दो बिंदुओं के बीच में जो भी सारे एक्टिविटी होगी, वो सारा चीज़ जो है वो कहलाएगा कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। यानी ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड, दैट इज़ नोन एज कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। तो और बिजनेस में पूरा, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पहले से भी सारी चीज़ें होती हैं,
और कॉमर्स के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी होता है, वो सब भी बिजनेस में ही आता है। तो थोड़ा सा बड़ा है ई बिजनेस जो है, बड़ा है। अब ई बिजनेस में देखिए प्रोडक्शन में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल आजकल हो रहा है ना, प्रोडक्शन में भी, तो प्रोडक्शन में भी हमारा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि रोबोटिक्स आर्म्स बन गए हैं, रोबोट्स का इस्तेमाल होता है। और आपको 3D आप नाम सुने होंगे, 3D प्रिंटर आ गया है कि बहुत कम मात्रा में अभी इसको हो रहा है। 3D प्रिंटर है, वो चीज़ों को बना देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोग ई बिज़नेस में भी हम देख सकते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ई बिज़नेस। और कंप्यूटर इंटरनेट ने आप कनाडा का यूज बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडिया में कर सकते हैं, जापान का टेक्नोलॉजी, जर्मनी का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है जो कि प्रोडक्शन में काम आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज ई बिजनेस। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे, ये आपको दिया हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट, सप्लाईज, होलसेलर, कस्टमर। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप देखिएगा कि ई बिजनेस कोई सामान आपका उड़ा के आपको सामान वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, यानी इसको आपको कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ई बिजनेस आपका पूरा एक्टिविटी कर देगा। ई बिजनेस आपको सूचनाओं को तेज़ी से पहुंचाने में ही सहायक है। इसके अलावा जो बिजनेस एक्टिविटी पहले होते थे वो होते ही हैं। ई बिजनेस से क्या हुआ है कि डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई भी बढ़ गया है, प्रोडक्शन भी बढ़ गया, यानी ये अर्थव्यवस्था को एक नया, एक एडेड एडवांटेज दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं कि ये क्या है। A brief discussion of various constituents of e-business and a brief discussion of various constituents of e-business and intra transactions among them is given below. B2B, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। B stands for business to and B यानी बिजनेस टू बिजनेस। हम देख सकते हैं फिगर 5.1 में दिखा है बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है। आई थिंक वेयर इज 5.1, यानी दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, सी दिस इज दिस 5.1, यस, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। अब देखिए दिस इज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वंस अगेन आप यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी देख रहे हैं। इस दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज नोन एज B2B। जैसे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर दोनों के दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देन इट इज B2B कॉमर्स। ओके, सी दिस, इसमें क्या लिखता है, both the parties involved in e-commerce transactions are business firms and hence the name B2B, i.e. business to business. Creation of utilities for delivering values requires a business to interact with a number of other business firms which may be supplies or vendors for diverse inputs, or else they may be suppliers or vendors of diverse inputs, or else they may be a part of their channel through which the firm distributes its products to consumer. For example, the manufacturer of an automobile requires assembly of a large number of components which in turn are being manufactured by elsewhere. यानी एक मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोबाइल का जिसको कि बहुत सारा सामान असेंबल करवाना है और वो सारा सामान जो है दूसरा कहीं दूसरा से आ रहा है, तो इसके बीच में जो ट्रांजैक्शन है ये आता है, दैट इज नोन एज B2B। नेक्स्ट हमारा है इनपुट, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है B2C, यानी बिजनेस टू कस्टमर्स, यानी एक पार्टी बिजनेस है दूसरा पार्टी कस्टमर है, देन इट इज नोन एज B2C कस्टमर। As the name implies B2C, transactions are business firms at one end and its customer at another end. Although what comes to one's mind instantaneously is online shopping, it must be appreciated that selling is the outcome of the marketing process
एंड मार्केटिंग बिगिंस वेल बिफोर द प्रोडक्ट इज, इसको हम लोग क्लास 12 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देन इज नोन एज B2C। नेक्स्ट आइए हमारा है थर्ड में आइए इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी यानी इंट्रा मतलब होता है अंदर, बी मतलब बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर भी, मान लीजिए एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसके अंदर, इंट्रा मतलब होता है अंदर, उसके अंदर भी तमाम प्रकार के एक दूसरे से इंटरेक्शन होते हैं। एंड दैट इंटरेक्शन और दैट रिलेटिवनेस, यू कैन से दैट रिलेटिवनेस इज नोन एज इंट्रा बी कॉमर्स। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हियर पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर फ्रॉम विद इन अ गिवन बिजनेस फर्म, यानी एक ही बिजनेस से होगा। द नेम इंट्रा बी कॉमर्स एज नोटेड अर्लियर टू, one critical difference between e-commerce and e-business is that e-commerce comprises a business firm's interaction with its suppliers, distributors, other business firms, hence B2B or B2C over the internet, while e-business is such a wider term and also includes the use of internet for managing interactions and dealings among the various departments and पर्सनस विद इन ए फर्म, यानी एक फर्म के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट और बहुत सारे लोग हैं, उसके बीच में कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल करके इंटरेक्शन करना इज नोन एज इंट्रा बी कॉमर्स। ओके, तो आपको ये हो गया नंबर 3। अब आइए नंबर 4 में आइए C2C। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर, उसमें बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक कस्टमर अपना सामान दूसरे कस्टमर को बेचना चाहता है, दूसरा सामान दूसरा कस्टमर दूसरे कस्टमर से, अब जैसे कि OLX पर बेच दो, आप सुने होंगे OLX। 1 सेकेंड मैं बोलता हूँ, OLX पर भी बहुत सारा फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है। खुद मैं भी इसमें फंस चुका हूँ, लेकिन इसमें जो है मेरा इकोनॉमिक लॉस नहीं हुआ। बीच में ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो OLX बेस्ड फ्रॉड भी होता है, और शायद इसका जो है झारखंड में इसका मैं देख रहा था स्टैटिस्टिक 38%, आप समझ सकते हैं 38% OLX बेस्ड फ्रॉड होता है, जो कि C2C कॉमर्स है ना। तो C2C में मतलब कि दोनों पार्टी जो है वो कस्टमर ही होता है, उसमें जो है बिजनेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। अब आइए आपको पढ़ना है ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी कि पहले पुराने बिजनेस में, यानी ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि हम लोग मार्केट में फिजिकली जाते हैं, सामान को फिजिकली टच करते हैं, देखते हैं, और उसका अपने तरह से चॉइस करते हैं, और फिर हम लोग उसको निगोशिएट करते हैं उसका अमाउंट पर कि इसका कीमत ज़्यादा है कम है, और अपने तरीके से उसका कीमत लगाते हैं। फिर वो दुकानदार बोलता है, फिर दोनों के बीच में कोई प्राइस सेट होता है, फिर उस पर आप डील करते हैं। दैट इज़ ट्रेडिशनल बिजनेस। बट ई बिजनेस में क्या है कि आपको सीधा लिखा रहेगा इतना प्राइस है, इतना % डिस्काउंट है, और अगर आप इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में डील कर रहे हैं तो आपको 10% एडेड डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से आपका कोई भी जो है पर्सनल टच नहीं है, ना आप फिजिकली उस सामान को छू सकते हैं, आप केवल उस पर एक उसका फ़ोटो देख सकते हैं, उसका फीचर्स दे सकते हैं, और फिर आप वो सामान को परचेज कर लेते हैं। तो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, बहुत ईजी है। तो वो है बॉक्स। तो चलिए, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, उसका मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा नोट्स बनाकर। तो यही कुछ अंतर है दोनों में। फिर आपका जो है ई बिजनेस में भी देखिए, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में भी अगर आपको सामान घर आते हैं पता चलता है कि ख़राब है, तो आप उसको वापस कर देते हैं। ई बिजनेस में भी आप उसको वापस कर सकते हैं, पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज काट के। तो ये सारा चीज़ें हैं। अब आप ये आप देखिए, प्लेसमेंट एडवर्टाइजमेंट का दिया हुआ है। वेबसाइट है, कस्टमर है, एक कुछ बेचना चाहता है, कुछ खरीदना चाहता है, वो पैसा ट्रांजैक्शन, ये बिल्कुल आसान है C2C कॉमर्स। हम लोग घर के आसपास भी देखते हैं कि किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो अपना कुछ सामान बेच के चला जाता है, तो वो भी क्या C2C कॉमर्स है। अब बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस में आइए कि ई बिजनेस का क्या क्या बेनिफिट है। देखिए, तो ई बिजनेस का क्या है,
ईज ऑफ फॉर्मेशन यानी बनाने में बहुत आसान है, और लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। और आपको जो है ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने में आपको दुकान चाहिए, आपको रोड के किनारे चाहिए, उसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ई बिज़नेस में आप घर में भी आप सामान ला के रख सकते हैं। बहुत सारे महानगर में बहुत सारे लोग ई बिज़नेस करते हैं, यानी कपड़े का काम करते हैं, ज्वेलरीज का काम करते हैं, और कुछ आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से अपना जो है उसको बेचते हैं, उसका मार्केटिंग करते हैं। तो बहुत आसान है। कभी ये नहीं सोचा था कोई आदमी कि फ्लैट में बैठकर भी बिजनेस होगा। मुंबई में बहुत सारा फ्लैट है, छोटा छोटा फ्लैट है, उसमें अंदर में लोग कपड़े का काम करते हैं, और वो इंटरनेट के माध्यम से उसको एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बेच सकते हैं। वेरएज ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं संभव होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक दुकान चाहिए था जहाँ पर लोग आए जाए उस दुकान को देखें, तभी आपका सामान बिकेगा। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारा ऐसा बिजनेस हो रहा है। चाहे आपको मैं ये बता दूं कि बहुत सारा ब्यूटी सर्विसेज जो औरतें जो महानगर में देती हैं, चाहे उसका उपयोग करना चाहती हैं, तो वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, और जाके अपना वो ब्यूटी सर्विसेज मतलब अपना सुंदरता को बढ़ाना घटाना, बाल कटवाना, ये सब ब्लीचिंग कराना, ये सब करवाती हैं। तो ये बहुत आसान हो गया। नंबर सेकंड आइए कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के नाम पे यहाँ पे लिखा हुआ है 24/7 एंड 365 डेज, यानी कभी भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, कभी भी आपको ये दुकान खुला ही मिलेगा, और ऑर्डर कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन डिलीवरी जो है वो दिन के समय ही होता है, जो नॉर्मल आवर है, वर्किंग आवर उसी में होता है। तो ये आप देखिए कि आपको दुकान में जाना है तो आप दुकान में दिन में जाइएगा, जो खुलने का समय है उसी में जाइएगा। लेकिन आप इंटरनेट में बैठे बैठे आप कभी भी उस का स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, उसका प्राइस देख सकते हैं। तो वो चीज़ है, बहुत कन्वीनियंट है। स्पीड, इसके बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो जाता है, बहुत फास्ट सब चीज़ हो जाता है। और कुछ कुछ ऐसा सामान है जो आप इंटरनेट पे ही अवेलेबल है आज की डेट में, तो वो आपको मिल जाता है। अब ई बिजनेस एप्लीकेशंस आपको देखिए, ई प्रोक्यूरमेंट, ई बिडिंग, ये जो अभी गवर्नमेंट में चल रहा है ई बिडिंग, यानी आपको इंटरनेट के माध्यम से। और कोरोना का जब समय आ गया है तो अब ई बिडिंग ही सब चीज़। अब देखिए हमारा पढ़ाई भी ई में शिफ्ट हो रहा है। ई प्रोक्यूरमेंट, ई कम्युनिकेशन, ई वर्ड लगने के साथ इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है। ई ट्रेडिंग आप देख रहे हैं, तो ये बहुत आसान है। नंबर ये हो गया, नंबर 3 था स्पीड ना, हाँ नंबर 3 था स्पीड। नंबर 4 है ग्लोबल रीच, यानी कि आप कहीं से भी सामान मंगवा सकते हैं, ग्लोबल रीच हो गया ये। नेक्स्ट है ये नंबर 5, मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। बहुत आसान, बहुत अच्छा चीज़ है ये, कि हम लोग पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा पेपर का जो है कॉस्ट बचेगा। पेपर बचेगा तो हमारा पर्यावरण बचेगा, पेड़ बचेगा। तो हम लोग पेपरलेस में भी जा रहे हैं, और हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि पेपर बेस्ड करेंसी का भी यूज़ कम होना शुरू हो गया है ना। तो ये भी एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो आप इसको पूरा चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत आसान चैप्टर है, जहाँ आपको समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।